नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक नए आईपीओ की बात करने जा रहे हैं जो कि अभी लेटेस्ट कल से स्टार्ट होने वाला है ये आईपीओ। तो 14 तारीख को इसका डे 1 है, स्टार्ट हो जाएगा ये आईपीओ। तो ये होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है दोस्तों। तो होटल इंडस्ट्री का ये आईपीओ है जो आने वाला है, कल से स्टार्ट होगा। बेसिकली इसका नाम है शामी होटल्स आईपीओ। तो बेसिकली ये होटल चेन्स है जो कि 2-3 होटल्स से कनेक्ट है और ये उस पर काम करता है। तो हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में, आईपीओ को अप्लाई करें या नहीं करें, ये सब डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात करते हैं शामी होटल लिमिटेड की। तो ये कंपनी दोस्तों जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। और ये शामी होटल लिमिटेड एक ब्रांडेड होटल ओनरशिप है जो कि एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो ये बेसिकली जो है एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया है और ये इन्वेस्टमेंट होटल चेन है। तो बेसिकली इनके खुद के होटल ना होके ये कॉन्ट्रैक्टल होटल है। तो शामी होटल्स है पोर्टफोलियो जो है इनका वो 4801 रूम इनके पास है अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स इन 14 इंडिया की अर्बन कॉरपोरेशन सेंटर इंक्लूडिंग बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना एंड दिल्ली एनसीआर, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, अहमदाबाद एंड गुजरात। मार्च 31 2023 तक इनके पास ये सब हैं। 14 स्टेट में इनके होटल्स ऑपरेटिंग होटल हैं जो कि 31 ऑपरेटिंग होटल के साथ साथ 4801 रूम्स इनके पास हैं। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है इनका। और इनका अभी नवी मुंबई में भी 461 रूम्स का एक होटल और कनेक्ट हो रहा है। तो टोटल 31 ऑपरेटिंग होटल्स इनके पास हैं, 2 अंडर डेवलपमेंट है। उसके अलावा 14 सिटीज़ में ये ऑपरेट करते हैं। 4801 इनके पास रूम्स हैं और 8 ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है। तो अंडर डेवलपिंग जो है वो नवी मुंबई में इनके पास है, जो 350 रूम्स का है। और एक इनका कोलकाता में है होटल इनके नाम से जो 111 रूम्स का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके अलावा बात करें तो शामी होटल्स ऑपरेटिंग अंडर वेल रिकॉग्नाइज्ड होटल ऑपरेटिंग सच एज द कोर्टयार्ड बाई मेरिन्स तक, मतलब इनके जो है कई होटलों से टाई अप है, जैसे हयात रेजेंसी से है, हयात पैलेस से है, फेयरफील्ड से है इनका। और उसके अलावा भी टोटल मिला के 8 होटल है जिनके साथ इनका टाई अप है दोस्तों। तो उन होटलों के साथ टाई अप करके ये अपना बिजनेस स्टेबल करते हैं। तो ये देखिए, देख रहे हैं 4 पॉइंट आ रहा है, हयात आ रहा है, कंट्री यार्ड आ रहा है, फेयरफील्ड एड आ रहा है। तो इस टाइप के इनके जो है सारे होटलों के साथ टाई अप रहते हैं और वहाँ इनके रूम्स रहते हैं। देख रहे हैं आप, हॉलीडे इन करके जो है इनका वहाँ है, फेयरफील्ड है तो वहाँ इनका कांटेक्ट है। उसके अलावा होटल हयात पैलेस करके है, उसमें इनका कांटेक्ट है। हॉलीडे एक्सप्रेस करके है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस उसमें भी है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की बुक वैल्यू साइज़ की। तो आईपीओ का जो टोटल बुक वैल्यू होने वाला है दोस्तों वो 1370 करोड़ का ये आईपीओ है। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। और शामी होटल्स आईपीओ की अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं दोस्तों तो वो 119 रुपये से लेकर 126 रुपये का शेयर प्राइस रखा गया है। और जो ये आईपीओ है ये मेन लाइन का आईपीओ है। तो ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होगा एक साथ। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली दोस्तों, आईपीओ जो ओपन होगा वो 14 सितंबर से ओपन होने वाला है, जो 18 सितंबर तक चलेगा आपके पास 3 दिन के लिए। फेस वैल्यू इसकी ₹1 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की हम बात कर रहे हैं तो 119 रुपये से 126 रुपये रखा गया है। और लॉट होने जा रहा है इसका 119 शेयर का। तो 119 शेयर का लॉट होगा ये टोटल एक लॉट। टोटल इशू साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो हमने बात करा है 1370 करोड़ का इसका इशू साइज़ है। सबसे अच्छी बात इस आईपीओ की मुझे ये लगी है कि इसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल्स बहुत ही कम है, इसका मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं, तो फ्रेश इशू में आ रहा है। तो 1200 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू है। 1370 करोड़ का टोटल आईपीओ है जिसमें 1200 करोड़ फ्रेश इशू है और मात्र 170 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव पॉइंट बनता है, जहां की ऑफर फॉर सेल्स में कंपनी कम निकाल लिया और फ्रेश इशू ही कर रही है इसमें। उसके बात करें तो उसके बाद जो है ये आईपीओ जो है इशू है एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड हो जाएगा, बिकॉज मेन लाइन का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है। तो एनएससी बीएससी दोनों पे एक लिस्ट होगा। अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स की क्या क्या रहने वाली हैं। तो दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टेंटेटिव डेट को। 14 सितंबर को ये आईपीओ यानी कि कल इसका पहला दिन है, तो कल ही ओपन होने वाला है 14 सितंबर। और 18 सितंबर मंडे तक ये आईपीओ चलने वाला है, तो 3 दिन इसके हो गए। उसके अलावा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आपको मिलने वाले हैं वो फ्राइडे 22 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो 22 सितंबर को होगा, और अगर नहीं आता है तो इनिशिएट ऑफ रिफंड आपके अकाउंट में जो है वो हो जाएंगे मंडे को, यानी कि 22 को फ्राइडे है, मंडे 25 तारीख को, तो 25 को आपका हो जाएगा। तो 25 तारीख को इसका जो है रिफंड इनिशिएटिव जाएगा अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है। और जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 26 सितंबर को। तो ट्यूसडे के दिन 26 सितंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और 27 सितंबर वेडनेसडे को जो है इसकी लिस्टिंग फाइनली हो जाएगी एनएससी और बीएसटी पे। तो आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम है 5 बजे और 18 सितंबर। तो ये टाइम आपको डेट याद रखनी है कि 18 सितंबर 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों मुझे तो लगता है 5 नहीं, उससे पहले ही कर सकते हैं क्योंकि 5 बजे लास्ट टाइम होता है। अब बात कर लें कि लॉट साइज़ की, तो एक लॉट होने जा रहा है आपका
119 शेयर का, जिसमें 14,994 रुपये का लॉट होगा, जिसमें 119 शेयर होंगे। एक लॉट मिनिमम रिटेल कैटेगरी का, मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट होंगे। 1547 शेयर का लॉट होगा, 1,94,000 रुपये देने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट का स्मॉल एचएनआई है, जिसका शेयर का बनेगा 1,666 शेयर, 2,09,000 का। और मैक्सिमम जो है एचएनआई का होगा 66 शेयर का लॉट, जिसमें 7,854 शेयर होंगे और 9,89,000 रुपये का लगभग लॉट होने जा रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें लॉट रहेगा और ये पूरा लॉट साइज है। बिग एचएनआई की अगर बात करें तो 67 लॉट्स का एक बिग एचएनआई का शेयर है मिनिमम, जिसमें 7,973 शेयर का लॉट होगा और जो करीबन 10,04,000 के लगभग का होगा। तो ये इस टाइप से ही बनेगा। अब बात करें तो रिजर्वेशन कोटे की, तो रिजर्वेशन कोटे क्यूआईबी की बात करें तो वहाँ 75% का कोटा दिया गया है, यानी क्यूआईबी के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन कंपनी ने छोड़ा है। एचएनआई की बात करें तो केवल 15% का है और रिटेल के लिए केवल 10% है। तो रिटेल के लिए यहाँ थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा कम रखा गया है और यहाँ जो कंपनी ने पोर्शन ऑफर करा है वो क्यूआईबी के लिए करा है। तो क्यूआईबी के लिए 75% पोर्शन, काफ़ी बड़ा पोर्शन रखा गया है और एचएनआई के लिए 15 और रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10। तो यहाँ रिटेल के फिर भी आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो रिटेल को काफ़ी चांसेस मिलेगा इसमें, क्योंकि आईपीओ का साइज़ बड़ा होने की वजह से 10% भी काफ़ी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की और कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पे देखते हैं कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो हम लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करेंगे, 2021, 22 और 23 की। तो लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर में हम जज करते हैं कंपनी को कि इसके एसेट की बात करते हैं। एसेट 2,488 करोड़ था 21 में, 22 में 2,386 करोड़ हो गया और 23 में जो है 2,263। तो एसेट जो है हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, ईयर बाय ईयर जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है एसेट। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो पहले साल में 179 करोड़ था 2021 में, वहीं 2022 की बात करते हैं 333 करोड़ हुआ और 2023 की बात करते हैं तो 761 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू का जो है वो ट्रेंड अपग्रेड है, पर एसिड का जो ट्रेंड है वो डाउनग्रेड में जा रहा है। अगर आप एसिड को देखेंगे तो तीनों ही साल वो एक भी साल इंप्रूव नहीं किया है, पर रेवेन्यू ने साल दर साल इंप्रूव हो रहा है, यानी हर ईयर में जो है रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। तो रेवेन्यू जो है पैरामीटर अच्छा शो कर रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है तीनों ही साल माइनस में दिखा रही है कंपनी। पहले 2021 में -477 करोड़, दूसरे साल -443 करोड़ और तीसरे साल -338 करोड़। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न एरिया है कि जहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का एक भी साल जो है 3 में से एक भी साल अच्छा नहीं गया है। और आप देखेंगे तो लगभग उतना ही रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन उतना ही रहा है। अब बात करते हैं रिजर्व और सरप्लस की, सॉरी नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ भी कंपनी का तीनों साल ही माइनस में रहा है। पहले साल 259 करोड़, दूसरे साल 2022 में 702 करोड़ और 23 में बढ़ के ये हो गया माइनस में 871 करोड़। तो ऑल्सो इज़ ए बिग कंसर्न कि नेटवर्थ भी कंपनी की माइनस में ही जाती जा रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी माइनस में ही जा रहा है। पहले साल 203 करोड़ था, 2022 में माइनस हो गया 646 करोड़ और 2023 में जाके हो गया 816 करोड़। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बोरिंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ती जा रही है। 2021 में था 2424 करोड़, 2022 में हो गया 2597 करोड़ और 2023 में हो गया 2787 करोड़। तो हर बार ये बढ़ता जा रहा है और इस बहुत ही बड़ा पैरामीटर है जहां कंपनी बोरिंग भी बहुत ज़्यादा ले रही है और फाइनेंशियल पैरामीटर भी स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ हम अगर पूरे फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो रेवेन्यू पार्ट को छोड़ के केवल रेवेन्यू ही है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। रेवेन्यू पार्ट पे काफ़ी कंपनी स्ट्रांग दिख रही है, जहाँ की रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 179 है, उसके बाद 330 हुआ, फिर 761 बढ़ गया। बाकी रेस्ट पैरामीटर पे जो है कंसर्न एरिया। अगर बोरिंग को भी आप ध्यान से देखें तो बोरिंग भी साल बाय साल जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। जिस कंपनी पे बोरिंग साल भर साल जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाए तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और उसके स्टेक होल्डर के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव कंसर्न आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है बोरिंग का। तो ये बोरिंग का भी यहाँ बिग कंसर्न दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम सारे पैरामीटर पर एक बार फिर से कंपनी को जज करते हैं तो एसिड में कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, अंडर परफॉर्म में चली गई है। रेवेन्यू पार्ट में ओके है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है नीचे चली गई है, नेटवर्थ में भी आपका जो है माइनस में चली गई, रिजर्व सरप्लस में माइनस में और टोटल बोरिंग में भी माइनस में है। तो 6 में से केवल एक ही नंबर इसको मिलता है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर में जो है कंपनी काफ़ी वीक लग रही है, स्ट्रॉन्ग फिलर नहीं दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी गुड है कि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा जिस कंपनी का कुछ भी अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा। आपको देखिए सारा का सारा माइनस में ही है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट और कंपनी को देना है फुल और पार्ट के रिटर्न बोरिंग अवेलेबल फॉर द कंपनी एट द सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट। तो कंपनी को जो है इंटरेस्ट और अपने बोरिंग जो है वो पूरे करने हैं, तो वो उसको करना है। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसी 2 पर्पस की वजह से कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ रही है, तो बहुत अच्छा है। तो बोरिंग्स के पार्ट पे कंपनी काम कर रही है, लेकिन बाकी पैरामीटर पे कंपनी को काम करना चाहिए।
अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है। तो शामी होटल आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्राइस जो टोटल रखा गया है आईपीओ का वो 126 रुपये पर शेयर है। 35 रुपये जीएमपी चल रही है, तो तकरीबन 161 रुपये पे लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, लिस्टिंग एस्टिमेटेड। तो तकरीबन 27-28% का लगभग का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। फायर रेटिंग की बात करें तो 5/4 है। आईपीओ के साइज़ की हमने पहले ही बात करी थी, तो 1370 करोड़ का आईपीओ, 1370 करोड़, तो काफ़ी अच्छा है। आईपीओ का साइज़ तो काफ़ी बड़ा है उस हिसाब से। और उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट जो होने जा रही है वो 14 सितंबर को है। 14 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 18 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। 22 सितंबर को आपके अलॉटमेंट का स्टेटस आपको पता लग जाएगा कि अलॉटमेंट आया नहीं है, और 27 तारीख को एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अब पर लॉट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है जिसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पर लॉट पे जो प्रॉफिट दिखाने वाला है दोस्तों वो ये दिखा रहा है। यहाँ जो है जीएमपी हमारी चल रही है वो 35, और लॉट जो एक बताया था हमने 119 शेयर का बताया था, तो 119 × 35 तकरीबन जो है 4165 रुपये का लगभग प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 15,000 का जो एक लॉट है उसमें करीबन 4165 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुरा नहीं है। तो तकरीबन आपको पहले ही दिन अपने पोर्टफोलियो में 19,165 रुपये दिखाई देंगे 15,000 इन्वेस्ट करने के बाद। और 27% 28% अच्छा प्रॉफिट है, पर बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे हिसाब से 30% से ऊपर लिस्टिंग इन होता है, तो हम वहीं अप्लाई करने के लिए सोचते हैं कि वहाँ सेफर साइड रहता है 30, 35, 40। पर वैसे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ये एजप्शन मार्केट है, तो ये फिक्स नहीं होता कभी भी, और ना इसके बेस पर हम लोग कभी भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑलरेडी कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर है वो स्ट्रांग नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेशन जो है वो नेगेटिव दिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल जो है स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी पे हम बिलीव नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। तो फाइनेंशियल इज़ नॉट स्ट्रांग, सो दैट वी जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें डिसाइड करना है वो हम फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बाद भी कर देंगे। अपना फाइनल डिसीजन बताएंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। डे 1 का हम देखेंगे कि कैसा रहेगा सब्सक्रिप्शन, देन आफ्टर डैट ही वी थॉट कि हमें इसे अप्लाई करें या फिर हम इसे अवॉइड करें। पर अगर मैं बात करूं लिस्टिंग गेन की, जिन लोगों को केवल लिस्टिंग गेन चाहिए, तो लिस्टिंग गेन तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बस 27% काफ़ी अच्छा है। सो अभी हमें क्या करना है, नाउ वेट एंड वॉच फॉर द डे 1 सब्सक्रिप्शन। तो हमें डे 1 सब्सक्रिप्शन का वेट करना है और देखना है कि डे 1 में कैसा रहता है। इसी चैनल पे बने रहेगा, हम डे 1 डे 2 डे 3 सबका सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे और बताएंगे कि अप्लाई करें या इसे अवॉइड करें। पर अभी की डेट में तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं इंडिकेट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन पर लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं। अगर ये 35% 30% से ऊपर चले जाता है तो हम इसमें केवल लिस्टिंग गेन के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, बाकी आप लोगों का अपना सोचना है, लेकिन हम इसमें केवल लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हैं अगर ये 30-35% से ऊपर जाता है तो। पर आज की डेट में तो 27% है, तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमें वेट और वॉच करना चाहिए। जब 30 से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली विल डिसाइड कि हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। तो एक छोटा सा वीडियो था, ये हमने आपको अपडेट दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।